हेलो गाइस, माय नेम इज श्रृंखल एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज। ज़ॉम्बी ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक मरे हुए फ्लैश ईटिंग और एक बहुत ही ज़्यादा डरावने क्रीचर की इमेज सामने आती है। इनकी बॉडीज सफ़ेद और डिकम्पोज हो रही होती है। इनकी आंखें पूरी तरह ब्लैंक होती हैं और उनके पास कोई सोचने या समझने की एबिलिटी नहीं होती है। इनफैक्ट इन्हें कोई दर्द या फिर कोई भी सेंसेशन फील नहीं होता है एक्सेप्ट द लस्ट फॉर ब्लड। दिस इज प्रिटी मच हाउ सभी लोग ज़ॉम्बीज से इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड हाउ मीडिया लाइक वीडियो गेम्स या फिर मूवीज इन ज़ॉम्बीज को हमें इंट्रोड्यूस कराती है। और दिस इज प्रिटी मच लाइक हाउ दे पोर्ट्रे दिस इमेज टू अस। कोई भी पॉपुलर शो जैसे द लास्ट ऑफ अस या वीडियो गेम्स लाइक रेजिडेंट ईविल, इन सभी सीरीज में किसी फंगस, वायरस या पैरासाइट के कारण लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं एंड देन देयर इज जस्ट केओस एवरीवेयर। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट इससे काफ़ी अलग हुआ करता था। लेकिन ज़ॉम्बीज सिर्फ फिक्शन या फिर हॉलीवुड की बनाई हुई एंटिटीज नहीं है, बल्कि इनकी शुरुआत अफ्रीका के एंशंट वूडू कल्चर से हुई थी। दिस मीन्स कि ज़ॉम्बीज कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है, बल्कि देयर कुड बी सम ट्रुथ अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस। स्पेशली कोविड के बाद ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को लेकर स्पेकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने 2011 में ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश की थी नेम्ड प्रिपेयर्डनेस 101 ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, जिसमें उन्होंने ऐसी सिचुएशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो बताया था। डज इट मीन कि हमारी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स विटनेसेस करने की एक एक्चुअल पॉसिबिलिटी बन सकती है? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू लर्न लिटिल मोर अबाउट ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज का जिक्र सबसे पहले 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच हेती नाम की कंट्री में हुआ था। उस समय हेती फ्रेंच रूल के अंडर था, जो वहाँ के शुगर प्लांटेशंस में काम करने अफ्रीका से स्लेव्स इंपोर्ट करके लाया करते थे। उन स्लेव्स को काफ़ी इनह्यूमन और ब्रूटल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता था, जिसके ना तो उन्हें कोई पैसे मिलते थे और ना ही कोई रिकग्निशन। इन लोगों की लाइफ का एक ही सपना हुआ करता था और वो था कि एक दिन वापस अपने घर जाना और अपने परिवार के साथ अपनी बची हुई ज़िंदगी बिताना। पर वहाँ के कंडीशंस इतने ज़्यादा एक्सट्रीम थे कि आधे से ज़्यादा लोग वर्कड टिल दे डाइड और शायद मौत ही उन्हें वहाँ से एस्केप कर पाने में एक तरीके से मदद कर पाती थी। फ्रेंच डिड नॉट जस्ट इम्पोर्ट पीपल फ्रॉम अफ्रीका, बट उन्होंने उन लोगों के साथ उनके कल्चर, बिलीव्स और उनके रिलीजन को भी हेती लाया था। सो जब वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के कस्टम्स और कल्चरल फ्रेंच लोग के कैथोलिक कल्चर्स मिक्स हुए, तब हेती में एक नए रिलीजन उभर कर आई जिसे अफ्रीकन लोग वूडू कहा करते थे। नाउ वेस्टर्न पॉप कल्चर में वूडू को काफ़ी नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है एंड इट्स ऑफन पोर्ट्रेट एज इविल एंड ट्विस्टेड। बट उस समय वूडू सारे अफ्रीकन स्लेव्स के बीच एक यूनिफाइंग लिंक बन गई थी, जिसकी मदद से उन्होंने इवेंचुअली 1804 में फ्रीडम गेन करी थी। बट यहीं से वूडू को लेकर नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक और ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट भी ओरिजिनेट हुआ था। एंड जब ये फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी तो इट वाज वेरी थ्रिलिंग फॉर पीपल ऑन द आउटसाइड, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ अनकवर करना पसंद था एटलीस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट थ्रिलिंग थिंग्स, तुम लोग को ये पता ही होगा कि मुझे थ्रिलर और सस्पेंस बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्राइम कैसे हुआ है, किसने और कब किया है, क्यों किया है, ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करती हैं। एंड आई एम ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर अ न्यू थ्रिलर शो और अ मूवी। तो ऐसे ही एक दिन मैं एक न्यू शो को ढूंढने के लिए स्क्रॉल कर रहा था बस, एंड दैट्स व्हेन आई स्टम्बल्ड अपॉन छल कपट द डिसेप्शन। इस शो की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। शालू, जो कि एक इन्फ्लुएंसर होती है, वो अपने दोस्त के बैचलरेट सेलिब्रेशन के लिए एक रिमोट हवेली में जाती है, जो एक फन गैदरिंग होने वाली थी। वो जल्द ही वहां मौजूद लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है जब उन्हें शालू की लाश मिलती है। क्या ये एक सुसाइड था या कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये पता लगाने के लिए SP देविका राठौड़ को बुलाया जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए राज और लोगों के नकाब हटने लगते हैं और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है कि शालू वॉज पॉइजन्ड एंड दैट शी वॉज प्रेग्नेंट। दिस वॉज अ मर्डर मास्क्ड एज अ सुसाइड। ये चीज़ तो पक्की हो गई थी कि हवेली में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से एक ही किलर था, लेकिन आखिर ये कौन था? अब हर इंसान एक सस्पेक्ट बन चुका था। ओवर 7 days दोस्ती के पीछे छुपी हुई जेलसी, बिट्रेयल और सीक्रेट्स सबके सामने आने लगते हैं। इन दिस स्टोरी
राज तो है, पर हर राज के पीछे कोई अपना ही है। आफ्टर एवरी एपिसोड ऑफ दिस सीरीज मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर मर्डरर है कौन, क्योंकि हर एक शख्स ही इसमें बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा था। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इस कहानी के हर एक इंसान का राज और ये कि कौन है जिसने शालू की जान ली, you can watch छल कपट द डिसेप्शन which is now streaming on Z5। एंड जहाँ तक हम छल कपट की बात कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्रीस्ट लोगों ने भी करा था। दरअसल कहा जाता है कि ऐसे कुछ शामन्स और प्रीस्ट हुआ करते थे जो वूडू प्रैक्टिस करके मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर सकते थे। एंड नॉट ओनली दिस, बल्कि ये वापस जिंदा हुए लोग पूरी तरह से उन शामन्स के कंट्रोल में हुआ करते थे और उनकी कही हर बात, हर एक काम बिना सवाल किए करा करते थे। They were basically soulless and lifeless slaves. Now keep this thing in mind कि हेती अब ही जस्ट स्लेवरी के इतने लंबे दौर से बाहर निकला था। एंड जब वूडू और अनडेड स्लेव्स की बातें फैलना शुरू हुई तो वूडू लोगों के बीच बदनाम होना शुरू हो गया था। एंड दुनिया एक नए टर्म, एक नई एंटिटी ज़ॉम्बी से इंट्रोड्यूस हुई। ज़ॉम्बी वर्ड का सबसे पहला यूज 1838 में अमेरिका के एक न्यूज़पेपर प्रिंट में हुआ था जिसका नाम था द अननोन पेंटर। इसी तरह 20th सेंचुरी में द मैजिकल आइलैंड जैसी बुक्स और वाइट ज़ॉम्बी जैसी हॉरर फिल्म्स के आने से ज़ॉम्बी अब एक मेन स्ट्रीम थिंग और पॉप कल्चर का पार्ट बन गया था। लेकिन अभी तक ज़ॉम्बीज को एक सुपर नेचुरल और घोस्ट लाइक एंटिटी की तरह ही समझा जाता था और उन्हें वहीं हेथियन कल्चर्स और वूडू से रिलेट करा जाता था। सो इट्स सेफ टू से कि जिस तरह हम आजकल के मीडिया में जो ज़ॉम्बीज देखते हैं, उस समय के ज़ॉम्बीज इनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। सो ज़ॉम्बीज वर जस्ट सुपरस्टिशंस और उनके रियल होने की पॉसिबिलिटी के बारे में कोई भी सीरियसली नहीं सोचता था। बट एवरीथिंग चेंज जब जॉर्ज ए रोमेरो की फिल्म द नाइट ऑफ द लिविंग डेड 1968 में रिलीज हुई। सी नाइट ऑफ द लिविंग डेड ने एक नए टाइप के ज़ॉम्बी को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया था जो किसी मास्टर के कंट्रोल में नहीं था, बल्कि ये एक डेंजरस फ्लैश ईटिंग क्रीचर हुआ करता था हु वाज जस्ट ड्रिवन बाय द नेवर एंडिंग लस्ट या फिर नेवर एंडिंग हंगर ऑफ ह्यूमन फ्लैश। इन्हें किसी ब्लैक मैजिक या वूडू प्रीस्ट ने नहीं बनाया था, बल्कि दे वर अ रिजल्ट ऑफ एन अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन, जिसके कारण लोग ने पहली बार ज़ॉम्बीज का एक रॉ एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल देखा था। इस मूवी ने पूरे जॉनरा को बदल दिया था एंड थैंक्स टू दिस फिल्म कि हमें द वॉकिंग डेड एंड द लास्ट ऑफ अस जैसे पॉपुलर शोज एंड गेम्स मिले हैं। एंड इसके बाद ही क्रिएटर्स को आइडिया मिला कि ज़ॉम्बी सिर्फ एक सुपर नेचुरल या घोस्ट लाइक क्रीचर नहीं है, बल्कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट, एक अननोन पैथोजन या रेडियो एक्टिव एक्सपोजर का रिजल्ट भी हो सकते हैं। All of this makes zombies real and it makes them make more sense। इसलिए आज के समय में स्पेशली जब हम कोविड जैसे पेंडेमिक को सरवाइव कर चुके हैं, the idea of a zombie apocalypse does not seem far-fetched after all। लेकिन अगर सच में हमारी दुनिया में एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आया तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा? वेल, अगर हम कुछ पॉपुलर शोज एंड गेम्स जैसे द लास्ट ऑफ अस को देखें तो उसमें कॉर्डिसेप्स नाम के फंगस के म्यूटेंट कर जाने के कारण वो इंसानों के न्यूरोलॉजिकल लेवल पर अफेक्ट करने लगता है और उनमें डेंजरस टेंडेंसीज ले आता है। इसके साथ बॉडी के टिश्यूज एंड मसल्स को खत्म करना शुरू कर देता है ये। बट ये लोगों के अंदर ट्रांसमिट कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू द शो, ये म्यूटेटेड कॉर्डिसेप्स सुपरमार्केट्स में मिल रहे खाने पीने के सामान के थ्रू लोगों के घर तक पहुंच जाते हैं। देन ये क्विकली बाइट्स एंड फंगल स्पोर्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करके एक पेंडेमिक लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं। So it is safe to say कि cordyceps acts like a disease in people जो उन्हें zombies में convert कर रहा है। But क्या ऐसा कुछ real life में हो सकता है? Well, cordyceps is a parasite fungus जो actually exist करता है हमारी असली दुनिया में। In fact, इसके अराउंड 750 स्पीशीज होते हैं जो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। But why do they do this thing? इसका सिंपल जवाब है to survive and multiply। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉर्डिसेप जब किसी आंट की बॉडी को अपना होस्ट बनाता है तब वो उस एंट के नर्वस सिस्टम और मसल को टारगेट करके अपने कंट्रोल में ले लेता है।
इसके बाद एंट का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है और वो अपनी कॉलोनी से बाहर निकल के एक ऊंची जगह लाइक किसी ट्री पर क्लाइंब करना शुरू कर देता है। एक ऑप्टिमल हाइट में पहुंचने के बाद एंट की मौत हो जाती है, लेकिन कॉर्डिसेप्स यहाँ से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उस कॉर्डिसेप की स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो एफिशिएंटली रिप्रोड्यूस कर पाए, एंड जब नए फंगस नीचे जमीन पर गिरे तो वो अब दूसरे इंसेक्ट्स को भी इसी तरह इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कॉर्डिसेप्स अभी तक ह्यूमन बींग्स या इंसेक्ट्स से बड़े ऑर्गेनिजम्स के बॉडी टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। द लास्ट ऑफ अस में दिखाया गया था कि कॉर्डिसेप्स इवॉल्व हो चुके थे और अब उन्होंने इंसानों के बॉडी टेम्परेचर को अडैप्ट कर लिया था, लेकिन ऐसा रियल वर्ल्ड में होना बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो उसे होने में हज़ारों साल लग सकते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन एक काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो इसीलिए तुम लोगों को तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर हम रेजिडेंट इविल जैसी फ्रेंचाइज की बात करें तो उसमें ज़ॉम्बीफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी अलग था। फर्स्टली आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि रेजिडेंट इविल में उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाई कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारी पूरी की पूरी दुनिया पर इस चीज़ का असर हुआ था, क्योंकि रेजिडेंट इविल में ये सारे के सारे इन्फेक्शंस यूजुअली सिटी वाइड या फिर एक स्पेसिफिक एरिया में ही स्प्रेड हुए थे, विच इन माई ओपिनियन वुड बी मोर रियलिस्टिक कि कैसे एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हमारी दुनिया में आएगा, नॉट लाइक कि एक जगह पे वायरस आया और पूरी की पूरी दुनिया में एकदम से स्प्रेड हो गया। रेजिडेंट ईवल के गेम्स में मोस्टली वायरसेस के थ्रू लोग इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बीज बनते हैं, और इन वायरसेस के काम करने का तरीका भी काफ़ी अलग होता है। जैसे कॉर्डिसेप्स किसी डिजीज की तरह अपने होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, रेजिडेंट ईवल में दिखाए गए वायरसेस अपने होस्ट का जेनेटिक कोड ही चेंज कर देते हैं। बट ये कोई बैड लक या कोइंसिडेंट नहीं होता, बल्कि एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन इन वायरस को जानबूझकर क्रिएट करती है। इन्फेक्ट होने के बाद लोगों की थिंकिंग कैपेसिटी पूरी तरह खत्म हो जाती है और उनके दिमाग में सिर्फ रेज और वायलेंस की अर्जेस बची होती हैं। बट ऑल्सो सिंस वायरस लोगों के डीएनए को अफेक्ट करता है तो इसीलिए उनके अपीयरेंस भी काफी ज्यादा बदल जाती है। बट अगर फिक्शन से निकलकर हम दोबारा रियलिटी के बारे में बात करें तो आई वोंट से कि इट्स नॉट एंटायरली पॉसिबल, बट इट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। नाउ इट इज ट्रू कि ऐसे वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में जो हमारे डीएनए को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, लाइक द एचआईवी वायरस। लेकिन करंटली ऐसे कोई भी वायरस एग्जिस्ट नहीं करते जो इंसानों को एक प्रॉपर ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर में कन्वर्ट कर सके और इतनी एफिशिएंटली और बड़े स्केल में स्प्रेड हो पाए। एंड अगर तुम वंडर कर रहे हो कि क्या इससे इंजीनियर करना पॉसिबल है, तो अभी करंटली साइंटिस्ट ने सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज करके कैंसर सेल्स को टारगेट करने वाले वायरसेस बनाए हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी वायरस काफी कॉम्प्लेक्स होगा एंड उसे बनाने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज और टेक्नोलॉजी फिलहाल हमारे पास नहीं है। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, शायद ही कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा। बट हियर इज द क्रीपी पार्ट, ज़ॉम्बी लाइक बिहेवियर पूरी तरह से फिक्शनल नहीं है। देयर आर पैथोजेंस जो इन रियलिटी कहीं ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर और बॉडी को चेंज करते हैं। जैसे कॉर्डिसेप्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। देयर इज ऑल्सो प्सोमोप्लाज्मा गोंदी, एक ऐसा पैरासाइट विच मेक्स रैट्स अट्रैक्ट टू कैट्स, जिसके कारण बिल्लियां उन्हें इजीली हंट कर लेती हैं। ये पैरासाइट रात में ब्रेन के उन एरियाज को टारगेट करता है जो फेयर और अराउजल से लिंक्ड होते हैं, सो दैट वो कैट के डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए और वहाँ अपनी लाइफ साइकिल आराम से कंटिन्यू कर पाए। इसके अलावा रेबीज, जिसे कभी कभी ज़ॉम्बी वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान और जानवरों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू इस ज़ॉम्बी लाइक बिहेवियर लाइक कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड अग्रेशन। ये तो हमारी दुनिया में है ही। इन सिम्टम्स के कारण इन्फेक्टेड पर्सन के दूसरों को काटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच इज़ डेंजरस, क्योंकि बाइटिंग से रेबीज दूसरे लोगों में ट्रांसमिट हो सकता है, जस्ट लाइक ज़ॉम्बी वायरस जो कि मूवी में होता है। इसके अलावा रेबीज में हाइड्रोफोबिया भी होता है, जिससे इन्फेक्टेड पर्सन पानी को पूरी तरह से अवॉइड करने लगता है। एक बार ये सिम्टम आ जाए तो रेबीज के कारण डेथ सर्टन होती है। जस्ट इमेजिन कि अगर रेबीज अपने पेशेंट की जान नहीं लेता और किसी तरह इवॉल्व होकर उनकी बॉडी पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लेता तो शायद ये एक रियल ज़ॉम्बी वायरस बन सकता था। बट सिंस दिस इज अ हाइपोथेटिकल ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वीडियो जो कि सिर्फ मेरे दिमाग में खुजली उड़ती, मैंने इसलिए बना रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि हमारी दुनिया में एक
ज़ॉम्बी अपोकलिप्स अगर आ भी गया, जैसे इंडिया में भी आ गया, तो उसके बाद क्या होगा? अगर फिक्शन की बात करें तो उसमें ये ज़ॉम्बी बनाने वाले पैथोजेंस काफ़ी रैपिडली ग्रो होते हैं और उसी स्पीड से ये लोग स्प्रेड भी होते हैं। जब तक ह्यूमैनिटी को अंदाज़ा होता है तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। इन्फेक्ट हुए लोग अपनी आइडेंटिटी, एबिलिटी टू स्पीक सब भूल जाते हैं और उनमें एक्सट्रीम एग्रेशन और कैनिबलिज्म देखने को मिलता है। ऊपर से पुलिस, मिलिट्री एंड इवन गवर्नमेंट को भी बिल्कुल हेल्पलेस और इडियट्स की तरह दिखाया जाता है, एज वो लोग ऑब्वियसली आउटब्रेक को कंटेन करने में नाकाम रहते हैं, वरना स्टोरी कैसे प्रोग्रेस होगी। फिर सोसाइटीज कोलैप्स हो जाती हैं और सारे बचे हुए लोग सर्वाइवल के लिए सप्लाईज जमा करना शुरू कर देते हैं। लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं और इसमें भी लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, विच इज प्रीटी एक्यूरेट इन माई ओपिनियन, क्योंकि दुनिया ऐसी ही हालत में होती है दैट सर्वाइवल इज एट इट्स पीक। लेकिन रियलिटी इससे काफी डिफरेंट हो सकती है। सबसे पहला आर्गुमेंट ये आता है कि एक ज़ॉम्बी की लाइफ साइकिल काफ़ी छोटी रहेगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडीज डेथ के बाद काफ़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं, जिसके कारण एक ज़ॉम्बी का बनना काफ़ी अनलाइकली हो जाता है। इसीलिए इसके लिए किसी ऐसे पैरासाइट की ज़रूरत होगी जो बिना इंसान की जान लिए उसके अंदर ज़ॉम्बी जैसे ट्रेट्स ला पाए, बट ऐसा होना अगेन काफ़ी अनलाइकली है। ऑल्सो जैसे मूवीज एंड वीडियो गेम्स में लोग रैपिडली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे लूज देयर माइंड्स एंड एवरीथिंग, वैसा रियलिटी में नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कंप्लीट होने में भी कुछ दिन या हफ्तों का टाइम लग सकता है। पर अगर ज़ॉम्बीज एक्चुअली में बन जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी हम लोग के लिए। बट अनलाइक मूवी कैरेक्टर्स जो आउटब्रेक होते ही अपने घर और शहर छोड़ने लगते हैं, रियलिटी में सिचुएशन शायद इतनी आगे ना बढ़े और हम सभी कोविड टाइम की तरह अपने घरों में बंद हो जाएंगे, क्योंकि दैट वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू बी इन। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि हमारी गवर्नमेंट, मिलिट्री, मॉडर्न मशीनरी और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ वेल इक्विप्ड है ऐसी इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए, एंड दैट विल बी आवर बेस्ट बेट। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से किसी का भी नाम एली, जोल या लेओन कैनेडी नहीं है, एंड वी डोंट हैव द प्लॉट आर्मर। सो इन शॉर्ट, ह्यूमैनिटी कभी बात इतनी आगे बढ़ने ही नहीं देगी कि मूवीज एंड वीडियो गेम्स वाले सिनेरियोज हमें एक्चुअली में देखने के लिए मिले या फिर हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिले। ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग कि अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुआ तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया में रह रहे लोगों का क्या होगा, तो लेट मी टेल यू दिस थिंग, हाफ ऑफ द इंडियंस आर एक्चुअली स्क्रूड। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है। सो अगर कभी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स इंडिया में आया भी तो पॉवर्टी में रहने वाले लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह भाग पाए, और अगर उनके लोकल एरिया में भी ऐसा कोई वायरस स्प्रेड होता है या फिर ज़ॉम्बीज बनते हैं तो वो अपने ही घरों में असुरक्षित होंगे। डिस्पाइट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ये असुरक्षित कंडीशन तब बनेगी क्योंकि दे आर नॉट मिडिल क्लास और हायर क्लास पीपल, एंड छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ SGRH, 12% men and 40% women are obese in India. So अगर कोई ज़ॉम्बी कभी तुम्हारी आंटी के पीछे भागता है या फिर तुम्हारे अंकल के पीछे भागता है, so the situation could get very worse very quickly. So दिखाओ अपने अंकल आंटी को ये वाली वीडियो and tell them to run or at least jog a bit. बट अगर हम एक प्रॉपर एपोकलिप्स वाली दुनिया में जीने भी लगे तो लाइफ मूवीज जैसी एक्शन पैक्ड या एक्साइटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। यूके की एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर एक ज़ॉम्बी वायरस आउटब्रेक को कंटेन नहीं किया गया तो सिर्फ 100 दिनों में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डेथ्स का रीज़न बन सकता है। इसीलिए अकेले सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा इस वर्ल्ड में। सो दैट इज़ वाई पीपल विल मेक ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ होंगी ही। इस वर्ल्ड में कोई जॉब्स, कॉलेजेस या स्कूल नहीं होंगे। हम सब नोमैड्स की तरह जीना शुरू कर देंगे, जहां हम कॉन्स्टेंटली एक सेफर जगह की तलाश में होंगे। हमारी सुबह चाय नाश्ते के साथ नहीं बल्कि आसपास के एरिया को चेक करते हुए होगी। ये इंश्योर करने के लिए हम लोग ज़्यादा तत्पर पे रहेंगे कि क्या हमारा एनवायरनमेंट सेफ है या नहीं। दिन भर में हमें इसेंशियल सप्लाईज, मेडिसिन और खाने पीने की चीज़ें जमा करनी होंगी, विच बाय द वे एट दैट मोमेंट विल बी वेरी लिमिटेड। एट दिस पॉइंट हमें ज़ॉम्बी से ज़्यादा हंगर, डिहाइड्रेशन, टिटनेस जैसी बीमारियों से जान का खतरा रहेगा, सिंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ और हमारी स्पीसीज की प्रोग्रेस रुक जाएगी। नेचर विल डोमिनेट और पूरी दुनिया हरी भरी हो जाएगी और वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी। इस पॉइंट पर ज़ॉम्बीज़ के आने से ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक बिल्कुल ही नई स्पीसीज के जानवर वापस पैदा हो जाएं, या फिर जो ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड जानवर हैं
या फिर एनिमल्स हैं वो वापस अपनी रीग्रोथ कर ले। सो यस, वी विल लूज आवर लाइफ, बट समवेयर अलोंग इन द नेचर समवन एल्स विल गेन देयर लाइफ। इस माहौल में बेसिक स्किल्स लाइक फर्स्ट एड, सेल्फ डिफेंस और नेविगेशन आना सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसी होपलेस और मेंटली ड्रेनिंग एनवायरनमेंट में रहकर हमारी मेंटल स्टेबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा, बिकॉज दिस विल बी सडन एंड हम लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। और हर एक सेटबैक या किसी क्लोज वन की डेथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिंग होगी। It won't be the zombies who will kill us, but the hopelessness and the survival which will get to us humans. So फिलहाल अभी कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिससे हमें एक zombie apocalypse को लेकर घबराना पड़े। And I hope कि आने वाले कई सालों तक ये ऐसा ही रहे, because at least I don't want to see a full-blown zombie apocalypse till I survive. इसीलिए मैं भगवान को बस थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने फिलहाल एक ज़ॉम्बी वायरस की पॉसिबिलिटी को नियर ज़ीरो रखा है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक साइंटिस्ट ऑल्सो हु आर ऑलवेज रिसर्चिंग एंड हेल्पिंग पीपल डेवलप एंड सर्च अबाउट दीज पैरासाइट्स एंड डिजीजेस। बट अगर कल को एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सच में आता है तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट 3 थिंग्स दैट यू गाइज विल डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो यस अगेन, तुम लोग क्या करोगे एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में? डू लेट मी नो दिस थिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग इन चीज़ों के बारे में सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना सकते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक सर्वाइवल किट बना सकते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करेंगे, टॉप 3 चीज़ें क्या होगी जो हम लोग सर्वाइव होने के लिए करेंगे, वो मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों से। बट विद दैट हमारी ये हाइपोथेटिकल ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली वीडियो अभी यहीं पे समाप्त होती है गाइस। यू गाइस मस्ट हैव सीन दिस थिंग कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम से इन सारी चीज़ों के बारे में बात करनी थी, एंड बिकॉज ये वाली वीडियोज़ ज़्यादा टाइम ले रही है बनने में, लिखने में, एडिट होने में, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो का जो अपलोड रेट है वो कम हो गया है। बट नॉनदलेस आई थिंक दीज आर वे बेटर फॉर मी एंड वे बेटर फॉर यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए हमेशा, एंड ऐसा एक मुझे रैट रेस में नहीं रहना था। तो जो भी लोग पिछले वाली वीडियो में पूछ रहे थे कि वीडियोस आना इतना ज़्यादा कम क्यों हो गया है, मैं इसका यही रीज़न देना चाहता हूँ। बट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।